विश्वास आणि विचाराची तुमच्या आमच्या साथीची, विश्वास आणि विचाराची तुमच्या आमच्या साथीची, झेप आपल्या एकीची, झेप आपल्या एकीची, महाराष्ट्राच्या प्रगतीची, ही वाट सहकाराची समृद्ध भारताची, ही वाट सहकाराची समृद्ध भारताची। थोड़ा समय आपकी बस्ती में, चाहोगे तो करेंगे थोड़ी बातें आपकी बस्ती में, मेरे मन के आंगन पर कर तालियां बनकर बरस जाओ तुम, कर देंगे ख्यालों की बरसात आपकी बस्ती में। दोस्तों, ये सब बातें ट्रेनिंग में नहीं होती है, लेकिन मैं हालांकि आपको बोला कि मैं ऑर्केस्ट्रा फील्ड का आदमी हूँ, तो ये सब चलता ही है। थोड़ी देर के बाद अगर वक्त परमिट करता है तो और थोड़ी सी बातें, मज़ेदार बातें भी हो जाएगी आपके साथ। हमारा विषय है की सोसायटी का ऑडिट और अकाउंट्स की मॅटर आहे, कळीचा मुद्दा आहे हा, याच्याशिवाय तर काहीच होत नाही, हे तर करायलाच लागतं, बरोबर आहे। संस्था निर्माण झाली, बीइंग यू आर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आपको सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अकाउंट्स रखना है, हिसाब किताब रखने हैं, चौपड़े रखने हैं, उसका ऑडिट करना है, सब प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो हम लोग सबसे पहले, मुझे लगता है शायद सर ने ड्यू डेट सांगितलं, तुम्ही कोणाला ड्यू डेट नहीं सांगितलं ना? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो दो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है, उसमें सोसाइटी के ड्यू डेट्स क्या है। ड्यू डेट आपको मालूम है, ड्यू डेट सारी चीज़ के, किसी किसी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ कितने दिनों में कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है अगले साल के 31 मार्च को। उसके बाद MCS एक्ट ये चाहता है कि आपका जो अकाउंट है, MCS एक्ट चाहता है कि हम लोग वो कंप्लीट कर पाते कि नहीं पाते वो अलग की बात है, लेकिन कायदा ये बोलता है कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, इसका मतलब 15 मई तक आपके अकाउंट्स पूरे होने चाहिए। ऐसा कायदे को अपेक्षित है, नहीं होता है लेकिन अपेक्षित है। अपेक्षा करने में कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग अपेक्षा तो बहुत सारी, सपने तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उसमें से सारे पूरे नहीं होते। तो 45 डेज में अकाउंटिंग होना चाहिए। और ऑडिट जो है वो ऑडिट करने के लिए आपको वक्त दिया गया है 31 जुलाई तक का। ऑफिशियल ऑडिट जो है ना, आपका ऑडिट रिपोर्ट आज का तारीख में भी अगर बनेगा रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर उसमें तारीख 31 जुलाई ही डालेगा। इसमें 2 तरह होते हैं ऑडिट के, एक तो रेगुलर ऑडिट जो ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है, और दूसरा बात ये होती है कि रजिस्ट्रार ने अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो मैं दोनों बातें समझाता हूँ, दोनों का महत्व आप जानिए। आपको सबसे पहले जो मैंने ड्यू डेट बताई कि 45 डेज में आपका अकाउंट्स होना चाहिए, उसके बाद 31 जुलाई तक ऑडिटर जो भी आपका अकाउंट्स बनता है वो आपके मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके आपने वो ऑडिटर को सबमिट करना चाहिए। ऑडिटर उसका ऑडिट करके 31 जुलाई तक आपको रिपोर्ट दे देगा। फिर उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 31 अगस्त तक सबमिट होना चाहिए, या तो आपकी जनरल बॉडी मीटिंग से 15 दिन पहले आपके हाथ में ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ये 2 नियम है, ये पक्की तरह से याद रखिए। उसके बाद ऑडिट होने के बाद रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बनता है। आपकी सोसाइटी बनाती है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, आपकी सोसाइटी बनाती है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बनाती है। तो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि जो ऑडिट में जो खामियां बताई गई है आपको, जो ड्रॉबैक्स बताए गए हैं, जो त्रुटि बताई गई है, उसका आपको हल निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, उसका कई जगह पर एक्सप्लेनेशन देना होता है कि भाई ये ऐसी चीज़ क्यों की है आपने, उसके पीछे क्या कारण है, वो आपको सब उसका एक्सप्लेनेशन और उसका सोल्यूशन दोनों बताना है, वो फॉर्म। उसके बाद प्रोविज़न होती है सोसाइटी के इनकम टैक्स की, वो बात पे भी मैं आऊँगा। उसके बाद होता है एजीएम आपको 30 सितंबर तक लेना है, और इनकम टैक्स का जो रिटर्न है सोसाइटी का, इंडिविजुअल रिटर्न को 31 जुलाई तारीख है, लेकिन जिस चीज़ का ऑडिट होता है, जो स्थापना होती है, जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसका ऑडिट जिसको कंपलसरी है, उनके लिए इनकम टैक्स की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। तो आपको वैलिड पीरियड में जो एटीपी का डिडक्शन जो मिलता है, वो अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न 31 अक्टूबर के पहले किया, तो जितने भी सारे उसमें एग्जम्पशंस होते हैं या जितने भी सारे लाभ जो मिलते हैं उसमें हम लोग जो डिडक्शन मिलते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो आपको पहले पेनल्टी बैठेगी,
मिनिमम 1000, अगर आपका टैक्स नहीं है तो 1000 पेनल्टी बैठेगी। और जितने भी सारे एग्जम्पशंस आपको मिलते हैं वो एग्जम्पशन सब वॉइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपको पहले रुपये से टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी टैक्स कभी भरना होता है और हमें रिफंड कभी मिलता है, ये सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ। आपके सोसाइटी में जो बैंक अकाउंट है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, कोऑपरेटिव बैंक का हो या नेशनलाइज्ड बैंक का हो, दोनों में जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, प्राइवेट बैंक बोले तो ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, IDBI, HDFC, ये सब प्राइवेट बैंक है। ये बैंक में और नेशनलाइज्ड बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आपके FDs है, तो उसका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है और FD के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल है। बट सर हमने 5 इयर्स में एबो किया FD, तो उसका कोई टैक्सेबल है? जो भी नियम बोलता हूँ मैं आपको, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नेशनलाइज्ड बैंक में है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट प्राइवेट बैंक में है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका, उसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स वही साल का आपको एक साल का ही टैक्स लगेगा ना। प्रोवाइड जैसे इनकम होता है ना, उसी हिसाब से आपका TDS प्रोवाइड होता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। अगर आपने आज FD ली है, आज की FD आपको समझो 10,000 की FD है, 2030 में सपोज वो FD के आपको 30,000 20,000 मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब 5 साल में डबल होना है। तो आपको हर साल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 2-2 हज़ार रुपया इंटरेस्ट का आपका प्रोवाइड हो जाएगा 20%, और साल के बाद आपकी FD की मैच्योरिटी होगी। लेकिन यदि मैं कम्युनिटिव FD करता हूँ 5 साल के लिए टैक्स सेविंग के लिए, हाँ, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, यदि मैं 1 साल का करूँगा उसका जो मेरे को इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट सोसाइटी के लिए भी वही। 5 साल के लिए मैंने किया तो वो जो इंटरेस्ट बन रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। वो ऐसा नहीं होता है, इंटरेस्ट हर साल प्रोवाइड होता है आपको और उनका TDS भी कटता है हर साल। बट इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल में नहीं, हम लोग इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है इसमें? नहीं, जो इंडिविजुअल को जो डिडक्शन मिलते हैं ना, जो 30% 50%, जो सैलरी में डिडक्शन या इसमें इंडिविजुअल में डिडक्शन मिलता है, वैसे कोई डिडक्शन सोसाइटी के इनकम टैक्स में नहीं मिलते। अभी आपको टैक्स किस तरह से लगेगा और टैक्स कभी लगेगा, ये भी बात पक्की याद रखो। अगर ये इसमें आपने कुछ गलती की तो आपकी जेब में ब्लेड लगने वाली है, ये इतनी बात याद रखो, क्योंकि वो ठपका सिर्फ आपके ऊपर आएगा कि ये मैनेजिंग कमेटी का निगलिजेंस है, इनकी वजह से सोसाइटी को टैक्स भरना पड़ा है। तो टारगेट एक डेट डिसाइड करो कि हम लोगों को किसी भी हालत में टैक्स का रिटर्न 31 अक्टूबर के पहले करना है। ठीक है, अभी FD, अगर आपकी FD नेशनलाइज्ड बैंक में है तो 100% आपको टैक्स लाइबिलिटी आएगी। अगर आपकी FD कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपको टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। जितना भी TDS उसके ऊपर प्रोवाइड किया गया है, जितना भी TDS बैंक ने काटा हुआ है, वो TDS के ऊपर आपको रिफंड मिल जाएगा, पूरा रिफंड मिलता है। अभी रिफंड और किस तरह से आएगा, सपोज मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपकी जो FDs है, लोग सोचते हैं कि मैं नेशनलाइज्ड बैंक में मेरा पैसा रखूं तो मेरा पैसा महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा। थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बैंक है। जैसा हम लोगों को जो अपनी बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक, उनको पहले बैंक गवर्न करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पूरे जितने बैंक है उनको गवर्न करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक है थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक, उसकी जो पेरेंट बैंक है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। जैसे स्टेट में, नेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस तरह से स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये शिखर बैंक है, उनकी शेड्यूल बैंक है। जो जितने भी सारे कोऑपरेटिव बैंक है उनकी वो पेरेंट बैंक वो है। और अभी इसके लिए अगर आप पैसे की सुविधा ये चाहते हैं कि हमारे पैसे की सुरक्षा हो, तो आप थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक जो बाकायदा हमें बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है, महाराष्ट्र सरकार की बैंक है, आप उनके बैंक में अकाउंट रख सकते हो। ठीक है, हाँ। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ICICI बैंक है, कोई बैंक होता है, उनका जैसा कि फैसिलिटी अच्छे रहते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, जो भी है, ये सारी फैसिलिटी थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक देती है। थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक में क्या करिए आप, रेगुलर अकाउंट चाहे तो मत रखिए, ठीक है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है ना, क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट देने वाले हैं हम,
और इंटरेस्ट की लैप्स अगर आप सुनेंगे तो आप 100% डिसीजन ले लेंगे। 1 रुपया से लेकर 10,000 तक 10% इंटरेस्ट टैक्स लगेगा, 10,000 से लेकर 20,000 तक 20% टैक्स लगेगा, और 20,000 के ऊपर सीधा 30% टैक्स लगेगा। अभी इतनी बड़ी सोसाइटी है, कम से कम 50 लाख की एफडी रहेगी, तो सोचो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 30% टैक्स कितना जाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग अकाउंट है जहाँ पे आपको परफेक्ट सर्विस मिलती है, सुविधा मिलती है, वैसे भी ऑपरेटिंग सेविंग अकाउंट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, वो तो देना ही है। वो कोऑपरेटिव में रखो या नेशनलाइज में रखो या प्राइवेट में रखो। ये एजीएम में हमको पास कराना पड़ेगा? एजीएम में पास करने की जरूरत ही नहीं, थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक बाय डिफॉल्ट है। आपको डीडीसीसी में सिंकिंग फंड उधर ही रखना है, एजीएम में कंसेंट लेने की जरूरत तो नहीं है ना? शेयर कैपिटल उधर ही रखना है, सिंकिंग फंड थाना डिस्ट्रिक्ट में ही रखना है। सिंकिंग फंड आप ICICI में रख भी नहीं सकते। ये मैं सवाल बोलता हूँ, थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें पैसा क्यों हमने रखना चाहिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये ऐसा पहला एक्ट है कोऑपरेटिव का कि जो महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार 1960 में इंट्रोड्यूस किया है। और हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेशन जो चल रहा है, जितने सारे सर ने बोला कि जो 54 टाइप्स के कोऑपरेटिव्स है, अलग अलग सेक्शंस है, उसके जो फ्रूट्स है, उसके जो परिणाम है, उसके जो फायदे हैं, वो देख के पूरे भारत में अभी ये कोऑपरेटिव की मूवमेंट चलने लगी और हर एक स्टेट ने अपना अपना टैक्स ये एक्ट डिफाइन कर लिया। लेकिन ये हमारा पहला स्टेट है महाराष्ट्र की जिसने ये पहली बार ये एक्ट बनाया है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी सोसाइटी रजिस्टर होती है उसका अकाउंट आपका बाय डिफॉल्ट थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक में खुलता ही है। तो आपको शेयर कैपिटल और सिंकिंग फंड का पैसा वहीं पे रखना है। वहाँ पे पैसा रखता है तो थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक से क्या जाता है ये भी बोलता हूँ। जो एडेड गवर्नमेंट स्कूल्स है और जो जूनियर कॉलेज है उनकी जो फीस ये जो होता है ना, सैलरी निकलती है ना, वो सैलरी सब महाराष्ट्र को ये अपना थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक से या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जाती है। सब टीचर्स लोग की सैलरी, जिसके अनुदानित स्कूल है उनकी सैलरी जाती है। हाँ, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक से और फिर वहाँ पे अकाउंट लॉक हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में कैसे भरोसा रखेंगे? अभी देखिए, हर एक कोई कोऑपरेटिव बैंक रहेगा, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, उसमें 5 लाख की आपकी एफडी महफूज है, उसका इंश्योरेंस होता है। तो आपको 4-5 जगह पे एफडी रखनी पड़ेगी। मैं लेकिन आपको थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक में बोल सकता हूँ, क्योंकि वो गया तो फडणवीस आपको पैसा दे देंगे, वो पैसा दे देंगे, बाकी के लोगों को बोल नहीं सकता। लेकिन 5 लाख की तक की जो एफडी है ना, सब एफडीएस के इंश्योरेंस रहते हैं। तो आप दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी आपके जो एफडीज है वो रख सकते हैं। सारस्वत बैंक है, इवन डोंबिवली नागरिक बैंक है, सर्व ये अपना अभ्युदय बैंक है, ठीक है। तो ये कौन सा सीकेबी बैंक है, नॉर्थ कैनरा बैंक है, शामराव विट्ठल बैंक है। ये बैंक में मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि 50 लाख 70 लाख 80 लाख वो एक ही बैंक में रखो, लेकिन सिंकिंग फंड और शेयर कैपिटल ये थाना डिस्ट्रिक्ट बैंक में आपका अगर रहेगा तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा आपको, वो सब इंटरेस्ट आपका फ्री हो जाएगा। मीन्स उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स आपका उसका पूरा रिफंड आएगा। अभी टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स रिफंड ये सिस्टम कैसे चलती है कि सपोज आपका अगर TDS 25,000 कट के गया है साल का 2024-25 का, समझो 25,000 TDS आपका कट के गया, और जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट है 10,000। तो जब भी इसका कैलकुलेशन अगर आपको रिफंड आएगा तो क्या होगा कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, दूसरे बैंक अगर कोई रहेगा उसका भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है। तो उसका टैक्स कितना आया, अगर 10,000 इनकम है तो उसका टैक्स 1,000 आएगा, और आपका ये 25,000 रुपये आपको रिफंड देना है तो उसका टैक्स और आपका रिफंड ये प्लस माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको रिफंड लगता है। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि कोई जिसको टेक्निकल बातें मालूमात रहेगी तो वो ये आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। ये आपके ऑडिटर ने भी ये बात आपके ऑडिट में बोलनी चाहिए। हमारा मतलब काम क्या होता है कि सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से हो सकता है, सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कहाँ पे हो सकती है, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे रास्ते पे किस तरह से जाएंगे, उनका काम आसान किस तरह से हो सकता है, ये देखना ये कंसल्टेंट का काम होता है, ये देखना ऑडिटर का काम होता है। ये अकाउंटेंट ने सजेस्ट करना चाहिए, आपके ऑडिटर ने सजेस्ट करना चाहिए, या तो फिर जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको अगर ये बात पता चली तो आपने सोचना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो ये ऑडिट का प्रोसीजर हो गया। अभी ड्यू डेट्स आपको पता चलेगी कभी कभी कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे बड़ी बात, एक बड़ी गलती सब लोग कर देते हैं, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ हर एक प्रोग्राम में,
जनरल बॉडी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है। बहुत लोग भूल जाते हैं। 80% सोसाइटी के मैं मिनट्स देखता हूँ तो ऐसे खतरनाक मिनट्स लिखते हैं कि उसमें उनकी अलग ही बातें होती हैं। अपना एजीएम का भी एजेंडा रहता है। एजीएम का मेरे पास फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर करूँगा। और एजीएम का स्टैंडर्ड एजेंडा रहता है। सर ने शायद आपको बताया, तुम्हें सांगितलं था ना एजीएम का एजेंडा वगैरह का है। तो एजीएम के एजेंडा में जो 4 बातें पहली होती है वो फिक्स है। उसके बाद आपके जो चेयरमैन की परमिशन से या अदर आपके एजेंडा अगर होते हैं इम्पोर्टेंट लिस्ट में रहेंगे तो वो सब्जेक्ट डिस्कशन में आते हैं। लेकिन मिनट्स में इसका सूचनेचं सभेच्या सूचनेचे वाचन, तो जो आपने नोटिस लिखा है उसको रीड करते हैं। लास्ट ईयर का मिनट्स रिव्यू करते हैं, उसके में जो ठहराव हो गए उसके ऊपर आप रिव्यू लेके कितने पास हुए कितने नहीं हुए उसका चर्चा होती है और आगे क्या करना है वो सोचा जाता है। फिर ये साल का अकाउंट्स अप्रूव होता है, ऑडिट अप्रूव होता है, जो शेयर ट्रांसफ़र होते हैं वो अप्रूव होते हैं और अगले साल के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। ये अगर बात आपने नहीं की तो आपका ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट या डिप्यूटी रजिस्ट्रार उसको अपॉइंट करता है और फिर आपका चुना हुआ ऑडिटर से आप अकाउंट्स नहीं ऑडिट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है, अगर आप चाहते हैं कि 100% फुल प्रूफ उसके पास से ही आपको ऑडिट कराना है तो आप उसको 30 सितंबर से पहले एजीएम लेके उसको अपॉइंट कीजिए। 1 महीने के अंदर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उसके पास से कंसेंट लेटर लीजिए। अगर वो सबमिट करता है रजिस्ट्रार को तो ठीक है, नहीं तो आप सबमिट कीजिए। तो ये इंश्योर हो जाएगा कि बाबा ये आपका ऑडिटर अभी ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो एक्नॉलेजमेंट रहती है, आपने उनको ठहराव जो रिजोल्यूशन है वो सबमिट किया है। ये सब हम लोग भी करते हैं, करना ही पड़ता है। अभी आज तक का उसमें लास्ट डेट दिया था, 15 नवंबर वॉज द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग रिजोल्यूशन पास फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। आज की तारीख लास्ट थी। अभी क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट की है उनके पास पूरी सोसाइटी की लिस्ट रहती है रजिस्ट्रार के पास। वो जितने अपॉइंटमेंट आए उनको उसमें से फिल्टर कर देंगे और बाकी का जो जिसका अपॉइंटमेंट लेटर या ठहराव नहीं आए उनके लिए रैंडमली सोसाइटी के ऑडिटर्स के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट हो जाएंगे और वो ऑडिटर्स के लेटर सोसाइटी को आना शुरू हो जाएगा। तो बाद में क्या होता है, फिर वो ऑडिटर 50 बार आपको फ़ोन करेगा, वो लेटर भेजेगा, फिर आपको उसको रिप्लाई करेंगे, फिर आपके और उसके ऑडिटर के बीच में क्लैश होगा, अननेसेसरी आपका टाइम पास हो जाएगा। तो ये सब बातें ना होने के लिए ये अगर आपने नहीं किया होगा तो इमीडिएटली आपके ऑडिटर को पूछिए कि नेक्स्ट ईयर का आपने रिजोल्यूशन का कॉपी सबमिट किया है कि नहीं रजिस्ट्रार को, तो ही वो ऑडिट कर सकता है। नहीं तो फिर रजिस्ट्रार के यहाँ से ऑर्डर आया और दूसरे किसी ने ऑडिट किया तो वापस आपको वो पीरियड का ऑडिट अगर आगे जिद पे तो वो वापस करना पड़ेगा। इसके लिए वो केयर लीजिए। सबसे बड़ी बात ऑडिट करने से पहले ये याद रखिए, बाद में फिर जो पेपर्स वगैरह बनाना है वो तो बातें आ ही जाएगी। अभी ऑडिट के लिए सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड्स क्या रेडी रखते हैं। रिकॉर्ड्स में वाउचर का फाइल है। लोगों को ऐसा लगता है कि खाली कैश पेमेंट के ही वाउचर होते हैं, ऐसा नहीं है। पेमेंट वाउचर दोनों चीज़ों के होते हैं। बहुत सारी सोसाइटियाँ मेरे पास इतनी सारी ऐसी है कि जो खाली बिल ही बेचते हैं। हमारे पास कोटेशन रहते हैं, वो कोटेशन के ऊपर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, पेमेंट डिटेल्स उसके ऊपर नहीं लिखे रहते हैं। एमएससीबी का बिल आपने पे किया तो उनका रिसीट आता है आपके पास, पानी का बिल पे किया तो उसका रिसीट आता है, म्यूनसिपल टैक्स पे किया तो उसका रिसीट आता है, तो समझ जाता है। लेकिन जो प्राइवेट पेमेंट है, किसी को समझो आपने पेड टू गणेश, ऐसा आपने लिखा गणेश का कुछ उसका छोटा कच्चा बिल रहेगा, तो अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा कि गणेश को किस चीज़ के लिए पैसा दिया। तो जो कारण आप मेंशन करते हो, जो इन्फॉर्मेशन जो नरेशन आप वाउचर में लिखते हो, उसके अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होता है अकाउंट में। अगर पेड टू गणेश फॉर सोसाइटी चेम्बर क्लिनिक ये अगर आपने बोला होगा तो वो वाउचर रिपेयर मेंटेनेंस में जाएगा। पेड टू गणेश फॉर इलेक्ट्रिकल, जो आपका कटआउट्स वगैरह जल गया उसके फिटिंग के लिए है तो वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में जाएगा। इसके लिए वाउचर बनाइए, चाहे पेमेंट से करो, कैश से करो, चाहे चेक से करो। अगर ये आपके सोसाइटी की अगर ये ख्याल है, ऐसे आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो सिस्टम बंद कीजिए। वाउचर हर चीज़ के लिए होना चाहिए। जैसा अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि जो महीने का खर्चा है तो आपको वो मीटिंग में सैंक्शन करना चाहिए। उसके ऊपर 3 में से कम 2 लोगों के सिग्नेचर अदला बदली करके होने ही चाहिए।
अभी किसी इसमें सेक्रेटरी चेयरमैन का सिग्नेचर रहेगा, किसी इसमें ट्रेजरर सेक्रेटरी का रहेगा। सेक्रेटरी का तो मस्ट होता है, सिग्नेचर होना ही चाहिए। तो सिग्नेचर्स भी कभी कभी कंसिस्टेंट चेयरमैन वाउचर पे सिग्नेचर करते ही नहीं है, और साल का आखिर में जब इशू आता है तो चेयरमैन बोलता है आपने क्या कारोबार किया, हमें क्या मालूम है, मेरा एक भी सिग्नेचर है क्या देखो। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी में जैसा उन्होंने बोला था कि हर एक खर्चे का अप्रूवल होना चाहिए, रखना चाहिए, प्रीसीडिंग मंथ का खर्चा रखो, उसको अप्रूव करो, सबका सिग्नेचर ले लो, और खर्चे का अप्रूवल उसमें सबका सिग्नेचर होगा तो बाद में आदमी विड्रॉ नहीं हो सकता कि मैंने साइन नहीं किया, मुझे मालूम नहीं। इसके लिए वाउचर बनना जरूरी है, वाउचर में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, वो डिस्क्रिप्शन के अनुसार आपका पेमेंट का डिटेल्स लेजर बनता है कि कौन से खर्च अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट पूरा अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक पूरा फुल प्रूफ उसका जो प्रिंटेड कॉपी है वो पासबुक दे दीजिए। अगर पासबुक में कहीं देख लीजिए, हर महीना जब पासबुक आप अपडेट करा के लाते हो तो उसको चेक किया कीजिए कि बाबा इसमें कुछ मिसिंग ओवरलैपिंग एंट्रीज तो नहीं है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले पेज का जो आखिरी का जो बैलेंस होता है ना, वो नेक्स्ट पेज पे ओपनिंग में नहीं रहता है, उसमें डिफरेंस आता है, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। और आप अगर ये बात नज़रअंदाज करते हो और ऑडिट आता है तो ऑडिट में ऑडिटर पूछता है, अरे बाबा हा मागच्या पेजवर 40,000 बॅलन्स दिसतोय, इथे अचानक 22,000 घेतले, ते 18,000 गेले कुठे। तो फिर वो भागादौड़ी शुरू हो जाती है और फिर अननेसेसरी हम लोग पैनिक हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। इसके लिए पासबुक बराबर प्रिंट होके आया कि नहीं, जो पैसा आपने बैंक में भरा है वो पैसा पूरा क्रेडिट हुआ कि नहीं, और जो पैसा दिया गया है लोगों को वो पूरे डेबिट आए कि नहीं, ये हमेशा हर कम से कम 3-3 महीने के बाद तो ये चेक करके ये इंश्योर कीजिए कि भाई डेबिट और क्रेडिट एंट्री सब परफेक्ट जा रहे हैं। अभी उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हर डेबिट और हर क्रेडिट का आप मैनेजिंग कमेटी में कंफर्मेशन लीजिए और परफेक्शन भी उसको अप्रूव कीजिए। वो अप्रूव इसके लिए ही चाहिए। ये साल के बाद अगर आज आप मुझे अभी पूछोगे कि दोपहर का खाने में क्या खाया था तो मुझे याद नहीं आएगा कि मैंने क्या खाया है। और मैं अगर अगले साल जुलाई में या अगस्त महीने में आके जाके पूछूं कि बाबा पिछले साल जुलाई में ये एंट्री था क्या था, तो जोर देना पड़ेगा दिमाग में। सच में मैं भूल गया मैंने क्या खाया था। क्या अभी जो हम लोग ने दोपहर को खाना खाया मुझे याद नहीं, मैंने खा तो लिया, अच्छा था, लेकिन क्या था पूछोगे मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट के लिए बैंक का पासबुक हो गया। अगर आप खुद चेक डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिटिंग स्लिप होना ज़रूरी है। बहुत सारी सोसाइटीज़ मैनुअल वर्किंग करती है ना, तो एक बार एक हादसा हुआ था ऐसे ही। तो मैं एक सोसाइटी में गया था और सोसाइटी में जाने के बाद मैंने पूछा उनको कि भाई आपने रिसीट बनाया? नहीं बनाया। तो रिसीट नहीं बनाया तो पेन स्लिप रखा है क्या? हाँ रखा है। तो पेन स्लिप के ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, खाली अमाउंट रख के दिया था उसने। तो पता कैसे करेंगे किसका पैसा है? अगर ये सिस्टम है तो आपको डिपॉजिटिंग स्लिप में मेंबर का नाम, कौन से महीने का पैसा आया है वो, और ब्लॉक नंबर, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि दूसरी जगह से नहीं हो गया तो उसको रिकन्फर्मेशन के लिए वो बैंक स्लिप एक स्टैट्यूटरी प्रूफ रहता है कि ये इसका पैसा भरा गया है। और अगर एक आधी एंट्री आपको समझो आप भूल गए उसका रिसीट बनाने के लिए, अकाउंटेंट को देना, सपोज अकाउंटेंट भूल गया, तो आप फाइंड आउट कर सकते कि पैसा किसका आया था, पेन स्लिप में वो बात क्लियर हो जाती है। इसके लिए वो परफेक्ट तरीके से आप मेंटेन कीजिए। चौथी बात, अगर अकाउंटेंट दूसरा है, साल में एक बार ऑडिट के लिए आप अगर पेपर देते हो, और अभी मेरे पास 2 फर्म है, एक नो प्रॉब्लम सर्विसेज, एक कुलकर्णी एसोसिएट। एक फर्म अकाउंटिंग करती पूरा और दूसरा फर्म उनका काम होने के बाद हम लोग ऑडिट करते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर कोई अलग है आपका और उसको आप अगर सिर्फ ऑडिट कराना चाहते हो तो आपके पास से वो पूरी जानकारी लेगा। वो बिल रजिस्टर भी मांगेगा, वो रिसिप्ट रजिस्टर भी मांगेगा आपके पास, वो कैश बुक भी मांगेगा, जनरल लेजर मांगेगा, पर्सनल लेजर मांगेगा, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, एफडी का स्टेटमेंट, ये पूरा उसको रेडी करके आपको सिग्नेचर करके देना है। और जो आपका अकाउंटेंट रहेगा और उसने ही कहीं ऑडिटर अरेंज किया होगा तो ये सब फिर बातें आपको जिम्मेदारी नहीं होती, वो सब अरेंज करके देता है। लेकिन आपको सिर्फ अगर ऑडिट के लिए देना है किसी को तो ये सब पूरी चीज़ें उनको देनी पड़ती है। तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट लेटर ऑडिट रिपोर्ट के साथ होना चाहिए, उसके साथ कंसेंट लेटर होना चाहिए। सोसाइटी के जो मैंडेटरी रजिस्टर्स रहते हैं उसमें आई रजिस्टर आता है, जे रजिस्टर आता है,
शेयर रजिस्टर आता है, नॉमिनेशन रजिस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक रजिस्टर है जो बहुत सारे सोसाइटी में नहीं होता है, शायद आपकी सोसाइटी में भी नहीं रहेगा, वो होता है मॉर्गेज रजिस्टर। है कि नहीं है सोसाइटी में मॉर्गेज रजिस्टर? मॉर्गेज रजिस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होगी ना, वो जादू का पोपट, वो महाराज जादूगर वगैरह बैठा रहता है और वो साला किसी पहाड़ में कोने पे वो पिंजरे में वो पोपट ऐसा रखा रहता है, वो उसकी वो वैल्यू है, वो वैल्यू है। क्यों? मॉर्गेज रजिस्टर अगर नहीं रहेगा तो आपको लोन के पर्टिकुलर्स मालूम नहीं हो जाएंगे किसी के क्या है। कोई अगर मेंबर आपके पास एनओसी मांगता है तो 90% तो फ्लैट आउटरेट परचेस में नहीं होते, लोन पे होते हैं। तो मॉर्गेज रजिस्टर से क्या होता है कि उसका कौन से बैंक में लोन है, कितना टेन्योर है, कितना उसका इंस्टॉलमेंट है, लोन की अमाउंट कितनी है, कितने साल तक लोन चलेगा, आज का स्टेटस क्या है, ये सब बातें पता होती है। अगर आपके पहले कोई कमेटी है तो उन्होंने बैंक को एक एनओसी दिए बना के कि ये जो मेंबर है इसको हम लोग आपको लोन देने के लिए परमिट, लोन लेने के लिए परमिट कर रहे हैं, और ये मेंबर को फ्यूचर में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे चेंज ऑफ यूज़र करने के लिए, पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, ये आपने बताया होता है। और अगर ये बातें आपको मालूम नहीं है और आपने किसी को एनओसी दे दी तो सोच लीजिए फिर आगे क्या होगा। फिर आपको ऊपर वाले को कितना भी बोलेंगे तो बचा नहीं सकता आपको। अरे यार तू एनओसी देऊन ठेवली पहले सांगितले देना। सर ये मैंडेटरी है? ऑफ कोर्स नहीं, बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि ये मैं बोला ना, अरे जे रजिस्टर नसेल तरी चालेल पण मॉर्गेज रजिस्टर पाहिजे, कारण ते तुम्हाला अंगाशी येईल मग नसेल तर। क्योंकि अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सपोज नहीं है तो एक मैं आपको सॉफ्ट फॉर्मेट देता हूँ, ठीक है, मेंबर को आपके ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करो, या तो फिर हार्ड फॉर्मेट सबको दे दो, पैसे ले लो सबसे, जो भी मैंडेटरी बात है ना मेंबर को दे दो, प्रिंटिंग चार्जेस उसके बिल में डाल दो, और उनको बोलना कि ये सब फॉर्मेट भर के दे दीजिए कि लोन आपका कितना सैंक्शन हुआ था। और सर इंडिविजुअल को रीच आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा इस समय। नहीं, आप ग्रुप में डालो ना और लोन का पर्टिकुलर्स खाली दे दो सोसाइटी को। हाँ, किसमें चलेगा ना, आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, फिर आप मेंटेन करो ना रजिस्टर। आप गूगल फॉर्म से ले लो। अरे सर जी, आपको व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन आएगी तो भी चलने वाली है। हम लोगों को मॉर्गेज रजिस्टर बनाना है किसी भी हाल में। एनओसी देने से पहले उसका सब क्रियाकर्म पहले का क्लियर है कि नहीं है ये जानना जरूरी है बहुत, क्योंकि नहीं तो एनओसी दे के फंस जाओगे। किस्सा मैं बताना चाहता था लेकिन थोड़ा सा समय वक्त बाकी की चीज़ें भी है, ये तो बता सकता था मैं आपको, नेक्स्ट टाइम बोलूँगा। हाँ, नहीं मॉर्गेज रजिस्टर रखा करो। दूसरी बात, ट्रांसफ़र प्रपोजल जो हुए उसकी सारी जानकारी ऑडिटर्स में रखो। ऑडिट रिपोर्ट में ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं इस बात को कि ट्रांसफ़र प्रपोजल है कि नहीं, खाली जो ऑडिट फॉर्म में होता है वो लिख के हाँ यस और नो लिख के ख़त्म कर देते किस्सा। लेकिन ट्रांसफ़र प्रपोजल्स सेल्फ अरे है कि नहीं है वो देखना पड़ता है, आपने सही एनओसी दी कि नहीं, क्योंकि अगर एनओसी दी है और उस वक्त उसके कुछ ड्यूज बाकी है तो प्रॉब्लम जाके आगे होगा। अगर उसके ड्यूज, एनओसी किस वक्त देनी है आपको, एनओसी देते वक्त क्या करना है कि सबसे पहले मेंबर से एप्लीकेशन आएगा एनओसी के लिए, तो पहले तो मॉर्गेज रजिस्टर में उसकी कुंडली देखो कि कौन सा बैंक का लोन है, क्या है, वो बैंक को पहले इन्फॉर्म करना है आपको कि भाई ये आपका जो मेंबर है जिसको आपने लोन अवेल किया है, ये हमारे पास एनओसी मांग रहा है, इसका क्या करें, इसको एनओसी देना है नहीं देना है। तो बैंक से लेटर आता है, वही मेंबर को थपा देने का, ये बैंक आपकी ये बोल रही है, आपने एनओसी मांगा है लेकिन आपका लोन है। दूसरी बात, एनओसी मांगता है तभी एनओसी अगर देनी है तो जो उसके ड्यूज़ है पहले सब क्लियर कराओ, क्योंकि वो हमारे पास वही वेपन है कि उसके ड्यूज़ वसूल करने के लिए। तीसरी बात ये होती है कि उसके जो ट्रांसफ़र फी जो आपने फिक्स किया होगा 10,000, 15,000, 20 या 25,000, मैक्सिमम आप 25,000 ले सकते हो। वो जब तक पैसा अपने अकाउंट में आता, वो ट्रांसफ़र जो एनओसी है उसके ऊपर साइन मत करो। उसके हाथ में अगर वो चला गया तो फिर आपका पैसा लटक गया, वो कभी भी बाद में नहीं आना चाहिए। वो सब एनओसी, ये हाथ एनओसी दो इसमें, और कि जिनको जल्दी ट्रांसफ़र भी चाहिए वो तो इमीडिएट ट्रांसफ़र करते हैं, अगर चाहिए तो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो बात याद रखो। रिपेयर फंड के, कन्वेंस ड्यूज़ के
बाकी के फंड बाद में मुश्किल है, तो सबसे पहले ये इंश्योर करो, ले लो कि भाई इसके पहले बैलेंस रिपेयर फंड का ड्यूज आउटस्टैंडिंग था या कन्वेंस फंड आउटस्टैंडिंग था या पेंटिंग फंड आउटस्टैंडिंग था, वो सब पहले पूरा उसका जो लेन देन है वो पूरा करो और फिर एनओसी देना, नहीं तो फिर ये सब बातें आपके सर के ऊपर आएगी। और ऑडिट जो घूमता है ना, ऑडिट रिपोर्ट में ए पार्ट में जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन रहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो गया। एफडी का रिन्यूअल्स के बारे में भी आप बहुत सतर्क रहना, क्योंकि आप ये इंश्योर करो कि आप जब इस सोसाइटी के ट्रस्टी हो या सोसाइटी चलाते हो तो आपके किसी भी एक्ट और किसी भी नियम के निर्णय की वजह से सोसाइटी का आर्थिक नुकसान ना हो, क्योंकि अगर वो आर्थिक नुकसान हो गया तो आपके वो जो कमेटी होती है उनके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी फिक्स की जाती है ऑडिट में, कि कौन ये निर्णय के लिए कौन जिम्मेदार है और फिर उसकी व्याप्ति कितनी है, किसके सिग्नेचर से हुआ, उसके साथ फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है और उसके अनुसार फिर रिकवरी भी होती है। और अगर जनरल बॉडी ने डिसाइड किया तो वो रिकवरी के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। कैश ट्रांजैक्शन के बारे में भी यही है कि कैश होल्डिंग्स अगर आपके पास है तो ये इंश्योर कीजिए कि कैश आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपने सपोज दिन में 20,000 निकाला भी है तो वो दिन में उसको डिस्पोज करो 3 दिन के अंदर, और कैश इन हैंड 5,000 के डे क्लोज कैश इन हैंड आपका 5,000 के नीचे होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ये सब ऑडिट में बहुत तकलीफ देती है, ये आप लिख के रखो। 5,000 के ऊपर अगर कभी कभी, अभी ये साल में मैंने 3 सोसाइटी के स्पेशल रिपोर्ट बनाए थे, लेकिन उन्होंने कैश भर दी करके स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं हुआ। एक सोसाइटी के पास कैश इन हैंड था 1,61,000, इतना तो हो ही नहीं सकता है, लिमिट इज़ 5,000 एंड ही हैड केप्ट 1,61,000। मैं बोला उसको पहले 1,61,000 डिपॉजिट करो और मुझे वो स्लिप ला के दे दो, तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट आपका साइन नहीं करूँगा। दूसरे के पास थी 63,000 और तीसरे के पास थी 48,000। ये तीनों लोगों के पास से कैश डिपॉजिट करवा लिया। 31 मार्च का जितना कैश था मुझे डिपॉजिटिंग का स्लिप बताओ। डिपॉजिटिंग का स्लिप जब भी मुझे फ़ोटो या उसका हार्ड कॉपी आएगा उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में आपके मैं साइन करके दे दूँगा। फिर क्या होता है कि रजिस्ट्रार वो ए पार्ट में एप्लीकेबल नहीं होते। फिर आप ए पार्ट में यह आएगा कि सोसाइटी ने कैश हैंडलिंग किया है लेकिन हमने इसको रिकवर कर लिया है। अगर इस तरह से इलीगल कैश इन हैंड आगे जाके भी कमेटी अगर रहेगी तो ये बात पे आप ध्यान रखिए कि कैश इन हैंड कितना रखा है। अगर एबनॉर्मल कैश है 5 फिगर्स में 25,000, 30,000, 40,000 ऐसा कैश इन हैंड है तो इमीडिएट वो सोसाइटी की कमेटी जो रहेगी ना उसको क्वेश्चन करो कि इतना कैश इन हैंड आपने क्यों रखा है, आपको अथॉरिटी है ही नहीं। और ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने क्या बोला, फिर आपको उसने डिपॉजिट करके लेना चाहिए, और अगर वो नहीं डिपॉजिट करता है उसको नोटिस देता है ऑडिटर। 48,000 कैश इन हैंड है, मैंने भी उनको नोटिस दिया था। 48,000 कैश इन हैंड है, डिपॉजिट करते हो कि क्या करो? नहीं करता है तो एफआईआर भी करना पड़ता है ऑडिटर को, एफआईआर करना पड़ता है। और फिर जनरल बॉडी के ऊपर निर्भर होता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है। तो कैश इन हैंड के बारे में सतर्क रहिए, जो पेन स्लिप मॉर्गेज रजिस्टर उसके बारे में सतर्क रहिए, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर है उसके बारे में सतर्क रहिए, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट लेटर आपका वैलिड डेट इज़ 31 अक्टूबर, वहाँ तक जाना चाहिए। अभी उनका प्रोसीजर चलता है सब अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने का और उसके ऊपर ऑडिटर प्रोसीजर करने का, इसके लिए चलता है। 15 नवंबर तक उन्होंने डेट एक्सटेंड करके ले ली, लेकिन ये अगर वक्त पे आपका नहीं हो पाया तो कोई अलग ही ऑडिटर आपके दरवाजे में आके खड़ा रहेगा, और फिर आप उसको अगर ना बोलते हो दूसरे की पास से कराते हो तो आप फॉल्ट में आ जाओगे, फिर आपको नोटिस भी आ सकता है, वो जो जिसने ऑडिट किया वो भी मुसीबत में आ सकता है। तो ये सब बातें आगे जाके ना हो करके ऑडिट में ये बातें याद रखो। बाकी तो सब प्रोसीजर आपको ऑडिट को मालूम ही होगा आपको कि क्या होना है। कैश एक्सपेंसेस का अच्छा सवाल पूछा। कैश एक्सपेंसेस का लिमिट जो है वो 1,500 है। अभी जो नया GR आ रहा है ना उसमें वो लिमिट बढ़ाया है थोड़ा, लेकिन अभी भी अगर रूलिंग आपने मुझे पूछा तो उसका जवाब है 1,500। तभी आप ये वाउचर उसको डालना पड़ेगा 1,500 विदाउट एनी बिल। नहीं, बिल बोले तो सिग्नेचर चाहिए। फिर विदाउट बिल क्या होता है, खाली स्वीपर का सैलरी होता है और वॉचमैन का बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कन्वेंस का हो जाएगा। किसी की लेबर कॉस्ट है, लेबर बिल लेगा नहीं
तो मैंने उसको कभी 500 रुपये लेबर चार्ज दिया, सिग्नेचर लिया, सिग्नेचर उसको वाउचर में डाल दिया, वाउचर में डाला, सिग्नेचर ले लिया रिसीवर का, बराबर है, अंगूठा ले लो या सिग्नेचर ले लो। 1500 का कर लिया 1500 कैश के लिए। अभी लोग पूछेंगे कि भाई हमारे इधर तो साला होता ही नहीं, भाई 1500 में क्या होगा, 1500 में क्या काम होता है। अभी 288 लोगों की सोसाइटी है, यहाँ का जो माहौल है वहाँ पे 1500 में कुछ नहीं होने वाला है। ये तो सवाल है, छोटा अगर आदमी तो फिर क्या करेंगे, कायदे से भी होना तो चाहिए, कायदे से मुझे कायदे में रहना है। 4500 का तो मैं वाउचर नहीं बना सकता कैश का तो मेरे पास ऑप्शन है, एडवांस दिया, लेबर पे काम दिया था, आज 1500 दिया, कल 1500 दिया, परसों 1500 दिया, ऐसा आप कर सकते हो। वाउचर में ये लिखना तो पड़ेगा ना कि उसने हाँ, पहला पेमेंट पार्ट पेमेंट किया ना, इस तारीख को ये काम, हाँ, इसके लिए मैं तो इतना पार्ट पेमेंट किया। एक लेबर कॉस्ट को 3 दिन में कैसे सेट करूँगा, 3 दिन तो काम हुआ ही नहीं। नहीं, वो आपको अगर करना है, सपोज वो मान ही नहीं रहा है, वो अगर मान ही नहीं रहा है, रोज़ तो नहीं होगा, ये कभी कभी होता है, तो अगर ऐसा करना है तो आप बोल सकते हो कि ये काम लेबर पे दिया था, जैसा उसने काम कर लिया हम लोग ने उसको वैसे पैसा दिया है। 1.5 साल के बाद किसको याद आने वाला है कि क्या हुआ था। आपको कायदे में रहना है ना, तो 3 वाउचर आप 1500 के बना सकते हो, ये रास्ता है। 3000 आप ही समझो, उसको 2200 रुपया देना है, बराबर है। तो आज एडवांस 1500 लेके जाओ, कल काम पूरा होने के बाद बचा हुआ 700 रुपया लेके जाओ। छोटे मोटे काम होते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, तो लेबर लोग तुक्का लगाते ही है, वो थोड़ा रख के दूसरे दिन ही आते हैं। और अभी देखो, आपने अगर लेबर पे काम दिया ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम चलाएगा, और अगर उसको डायरेक्ट काम दिया ना तो ठपाठप 1-1.5 दिन में वो धनाधन, जो काम उसने 6 दिन में किया था ना, वो 1.5 दिन में कला चल के चला जाएगा। ये फ़र्क होता है, ठीक है। एफडी के सर्टिफिकेट्स कॉपीज़ देना ज़रूरी है ऑडिटर्स को, बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। अगर वो नहीं दोगे तो फिर रिन्यूअल हुआ था कि नहीं हुआ था ये पता नहीं चलेगी। इसके लिए एफडी के सर्टिफिकेट्स देने ज़रूरी है, और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। टीडीएस का सर्टिफिकेट तो जुलाई से पहले नहीं मिलता है, तो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट कम से कम ऑडिटर के पास पहुंच जाएंगे। वो सिंपल आपके नोटिंग पे भी बैंक में मिल जाता है, तो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट मस्ट है। तो उसमें प्रोवाइड इंटरेस्ट क्या है और उसके ऊपर टीडीएस कितना काटा गया है, क्योंकि बैंक ने जो टीडीएस फाइनल किया है ना, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन जो सर्टिफिकेट के अनुसार कितना इंटरेस्ट चला जा रहा है और क्या वर्किंग हो रहा है, वो तो हम लोग बैलेंस शीट में एटलीस्ट डाल सकते हैं। और क्या होता है कि जब भी आपको इनकम टैक्स असेस होता है ना, तो आपके पैन नंबर है ना, जो वो पैन नंबर का लॉगिन होता है और उसमें पासवर्ड होता है। वो पैन नंबर आपने पंच एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको कितना दिया गया, कितना क्या काटा गया, सब पैन पे आ जाता है। जो आपको बातें मालूम नहीं है ना, वो सब इनकम टैक्स अथॉरिटी को मालूम रहती कि आपने क्या क्या व्यवहार किए, कितने ट्रांजैक्शंस 1 लाख के ऊपर हुए, कितने 50 के ऊपर हुए, ये इसकी पूरी हिस्ट्री उनके पास रहती है। बचने का कोई रास्ता नहीं रखा है मोदी जी ने, तो ज़्यादा बचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बचना तो है ही नहीं। हम लोगों को जो भी है सीधा सामने सामने बोल दो, ठीक है। अभी वो 2100 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 करोड़ में गई वगैरह, वो सब अपने हम लोग वो नहीं कर सकते, वो अपने आप में नहीं है, वो हम लोग छोड़ देंगे उस बात को। लेकिन जो हमारी कैपेसिटी में हम लोग वो उतना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे नॉलेज में या जो आपके वो कुंडली में जो देखा गया है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या क्या प्रोविज़न होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड प्रोविज़न सब डालते हैं। हम लोग अपनी तरफ से क्या प्रोविज़न डालेंगे, पहला तो मैं ऑडिट फी का प्रोविज़न डालूंगा पहले, क्योंकि मुझे मिलना है, तो मैं पहला मेरा प्रोविज़न डालता हूँ। अगर मेरी कोई सिस्टर कंसर्न अकाउंटिंग करती रहेगी तो मैं वो भी डालूंगा कि चलो हमारे 2 पेमेंट छूट गए, मेरे प्रोविज़न हो गए, अभी बाकी के देखते हैं। फिर तीसरा क्या देखूँगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसकी प्रोविज़न होती है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि मैंने तो 31 मार्च को पेमेंट किया है लाइट बिल का, किया है पेमेंट मार्च को, प्रोविज़न क्या करनी है। अरे भैया, वो पेमेंट आपने किया है, बिल का डेट देखो, बिल पीरियड देखो। बिल पीरियड 7 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का है। बिल जनरेट 22 तारीख को हुआ है और उसकी तारीख एंड आपको वैलिड पेमेंट करने के लिए 28 मार्च दी है, फिर भी आपने 3 दिन लेट दिया है, तो फिर वो कौन से पीरियड का हुआ। इसके लिए बिल में
पीरियड अभी बिल जनरेशन के डेट से एरिया टू एरिया है। हमारे यहाँ 4 एरिया है, तो 4 एरिया में 4 अलग अलग बिल डेट है, 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। किसी के पास 7 तारीख को बिल जनरेट होता है। इतने सारे लोगों के बिल तो एक ही दिन में जनरेट करना मुश्किल है। इतने सारे लोगों के एक ही दिन में रीडिंग लेके जाना भी मुश्किल है। तो सेगमेंट उन्होंने एरिया वाइज सेगमेंट किए हैं, तो वो एरिया में जाके वो आदमी डेटा फीड जैसे करता है वैसे बिल जनरेट हो जाते हैं। किसी का 7 तारीख को जनरेट होता है, किसी का 13 तारीख को जनरेट होता है, किसी का 18 को जनरेट होता है। अभी ये समझो ये 50 लाख कस्टमर है, उनका 7 तारीख को बिल जनरेशन होगा। बाकी के 50 लाख जो लोग हैं उनका 18 तारीख को जनरेशन होगा, तो फिर उनको बिल 18 तारीख को जाएंगे। और फिर उनका अर्ली पेमेंट के लिए विथ डिले पेमेंट चार्जेस थोड़ा 10 रुपये बढ़ा के 20 रुपये बढ़ा के, और फिर बाद में सीधा 80 रुपये बढ़ा के बिल आता है। ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट करते हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आपको मैक्सिमम चार्ज देना पड़ता है। और बिल जनरेट होने के बाद आपने अगर 5 दिन में पेमेंट कर लिया, अभी हम लोग के पास तो बटन दबा के हम लोग पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जिनके पास अभी भी मैच, हाँ, तो सोसाइटी के लिए भी आपने एक बार अगर ऑनलाइन का पंचिंग भी करा लिया ना, तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं उसके बिल जनरेट हुआ है करके। जिसका अगर नोट है, नंबर है सोसाइटी के मीटर पे, जिसका नंबर डाला हुआ है ना, उनको बिल जनरेट होने के बाद तुरंत मैसेज आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिल मार्च में भरा होगा तो मार्च का नहीं होता है, वो फरवरी का होता है। अब सपोज़ 15 फरवरी से 14 मार्च तक बिल रहेगा तो आपको 16 दिन का प्रोविज़न लेना ही चाहिए। ठीक है। इंश्योरेंस का प्रोविज़न होता है। इंश्योरेंस का प्रोविज़न किस तरह से होता है? इंश्योरेंस का प्रीपेड होता है, प्रोविज़न नहीं होता। इनकम टैक्स या इंश्योरेंस का कभी भी हम लोग प्रोविज़न नहीं करते। इंश्योरेंस हमेशा, इंश्योरेंस पेंडिंग होता ही नहीं कभी, क्योंकि पेंडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, पेंडिंग हो ही नहीं सकता ना। आपका मेडिक्लेम अगर पॉलिसी है, सोसाइटी जनरल इंश्योरेंस है, वो पेंडिंग रख ही नहीं पाओगे अगर नहीं भरोगे। आपका अगर जनरेशन डेट 14 फरवरी है तो 14 फरवरी का ऊपर नहीं आपने पेमेंट भरा तो दूसरे दिन से पॉलिसी लैप्स हो गई आपकी 12 दिन में। ये पर्सनल पॉलिसी आपका इसमें रहेगा, मेडिक्लेम, ये सोसाइटी जनरल इंश्योरेंस में नहीं, उसमें नहीं है। व्हीकल इंश्योरेंस में भी नहीं है। क्या भरोसा आप 15 दिन के बाद भरोगे? आपका व्हीकल इंश्योरेंस, आपका भरोसा क्या है 15 दिन के बाद भरोगे? और अगर समझो आपने नहीं भरा, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी में पहले पैसा दे दिया तो ये होता है। तो इंश्योरेंस का हमेशा प्रीपेड होता है। प्रीपेड किस तरह से हो जाएगा? अगर सपोज मार्च के 15 तारीख को पेमेंट किया है समझो, तो इंश्योरेंस कितने दिन का हुआ हमारे लिए? 16 दिन का हुआ, और बाकी के 350 दिन जो हो गए वो सब प्रीपेड में चले जाएंगे। तो वो इंश्योर कीजिए। अगर पहले 3 महीने के अंदर पेमेंट किया होगा ना, अप्रैल मई जून तक, तो पूरा साल का इंश्योरेंस चार्जेस में बता दीजिए। दूसरा पेमेंट आता है, अकाउंटेंट बराबर करता है कि नहीं, ये एकदम ईमानदारी से देखो आप। जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रहता है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट की फीस सीधा ठोक देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर को, ऐसा नहीं चलता है। पहले 20 साल के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट, पहले 30 साल के लिए 5 साल में एक बार करते हैं, और 30 साल के बाद 3 साल में एक बार करते हैं। तो अगर सपोज आपकी सोसाइटी को 5 साल पूरे हुए, अभी आपकी सोसाइटी को कितना हुआ? हाँ, 9 साल हो गए। तो इसका मतलब और 21 साल आपको, अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया, पहले तो आपको 15 साल के बाद करना है, फिर 20, फिर 25, और फिर 30वें साल में, और फिर हर 33, 36, 39 ऐसा करना है। तो आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट का पेमेंट अगर बताया तो स्ट्रक्चरल ऑडिट 5 साल चलने वाली है ना, 5 साल चलेगी, तो हर साल 20 तक का उसमें से राइट ऑफ होना चाहिए। ये क्योंकि ये सीधा प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट को हिट करेगा। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट का फीस आपने 1.5 लाख रुपया भरा है तो 1 साल का 30,000 रुपया आएगा। तो 1,20,000 रुपया आपके सरप्लस को अफेक्ट करने वाला है। तो ये ऑडिटर देखता है कि नहीं देखता है, ये आप बात याद रखो, लिख के रखो। अगले साल का बैलेंस शीट भी आपका 15 साल हो जाएगा तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट का आखिरी पेमेंट आपका 20वें साल में राइट ऑफ होने वाला है। ये फाइनेंशियल ऑडिट में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट का पॉइंट आता है, पेमेंट करेंगे ना पेमेंट अभी नहीं है, 15 साल के बाद होगा ना। 15 साल के बाद तो करना ही है। 15 साल पूरे होने के बाद आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है।
तो स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद अभी आपको एप्लीकेबल नहीं तो छोड़ देते हम लोग बात को, ठीक है। लेकिन जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा तभी दूसरे भी कहीं आपके ब्लॉक रहेंगे, उनकी बैलेंस शीट आएगी तो ये देखना भाई क्या किया है इसने, तो ज़रा मज़ा आता है। ऑडिटर भी वो ज़रा पूछेंगे सवाल, हम लोग को भी मज़ा आता है ना, भाई बैठा है कोई ज़रा हो रही है डिबेट किसी के साथ। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के पॉलिसी जो रिटर्न्स है आपके वो ऑडिटर को सबमिट करने, जो अभी आपके यहाँ इनकम टैक्स का रिटर्न भी होता रहेगा और टीडीएस के रिटर्न भी होते रहेंगे, क्योंकि आपने इतने सारी जो एजेंसीज लगा के रखी है, हाउसकीपिंग वाला रहेगा, सैलरीज उनकी 1 लाख के ऊपर ही जाती है तो उसका टीडीएस कटना पड़ता है। टीडीएस के रूल्स मालूम है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताता हूँ, मालूम है तो नहीं बताता, बता देता हूँ। टीडीएस कंपनी के लिए, प्राइवेट फर्म के लिए और इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल है तो 1% टीडीएस कटता है, ठीक है। कंपनी है, प्राइवेट फर्म है तो उसके लिए 2% टीडीएस कटता है, जो पेमेंट आपने किया उसके ऊपर। अभी आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनका जो पेमेंट है वो अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसका 2% टीडीएस कटेगा। आपको क्या करना है कि जो बिल अमाउंट है, जीएसटी अगर लगा लेता है तो बात अलग है, लेकिन अगर 2% उसका जो पेमेंट अमाउंट है, जो नेट अमाउंट है, उसके ऊपर आपको 2% काटना है और उसको पेमेंट करना है। और ये साल में, ये महीने में जो पेमेंट आपने कट किया वो अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट ट्रेजरी में आपको भरना है। और जो पेमेंट भरा तो टीडीएस का जो रिटर्न होता है वो हर 3 महीने के बाद होता है, क्वार्टरली होता है टीडीएस का रिटर्न, चालान जो होता है तो उनको दे देने का, उसका रिटर्न 3 महीने में होता है। और साल में एक बार फिर वो टीडीएस का सर्टिफिकेट बनता है और आप लोग 16 नंबर का फॉर्म वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। उसमें जो उसने टीडीएस भरा रहता है तो उसकी अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसमें से उसको डिडक्ट होकर उसका टैक्स उतना कम हो जाता है। और अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो जो उसका टीडीएस कट के गया वो उसको रिफंड आता है। ये सिस्टम है, जैसा हम लोगों को सैलरी में मिलता है उसी तरह से, ठीक है। इनकम टैक्स के नियम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको कैश बुक उनको देना है। अगर आपको प्योरली आप ऑडिट के लिए अकाउंटेंट कोई अलग है और ऑडिटर कोई अलग है, और आप सिर्फ ऑडिटर, अगर मुझे अपने ऑडिटर रखा अगले साल, समझो, तो मुझे ये सब बातें आपको देनी है, या किसी को रखा या साहब को रखा ऑडिटर, तो अगर हम लोग सिर्फ ऑडिटर है तो ये सब बातें देनी पड़ेगी। नहीं तो लोगों को लगता है कि ऑडिटर है वही बैलेंस शीट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट नहीं बनाते, वो बैलेंस शीट खाली चेक करते हैं आपने जो बनाया हुआ। और अगर आपको उसमें से भी अगर फाइन काम करना है एकदम कि बाबा ऑडिट करने से पहले एक बार चेक देख लो, तो वो ऑडिटर जो कोई आपके रहेंगे ना, तो उनको एक बार पहले साइन करने से पहले बैलेंस शीट बताओ आप उनको कि बाबा ये है। नहीं तो क्या है कि वो अपने हिसाब से देखेगा ना, कुलकर्णी अपने हिसाब से काम करेंगे, मधुकर जी अपने नॉलेज के साथ जैसे काम करेंगे, तो उनको पहले बैलेंस शीट दे दीजिए। उनको बोलना आप चेक वेरीफाई करो, उसमें अगर कुछ बदलाव है तो पहले बोलो, हम लोग अकाउंटेंट के पास से बदल के लेते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने डायरेक्ट उसको सिग्नेचर करके दे दिया तो जो भी उसको इरेगुलरिटी रहेगी, मामूली बात रहेगी, तो भी वो ऑडिट में रिमार्क डाल के देगा फिर आपको। तो उससे तो अच्छा कि अगर बदलाव हो सकता है छोटा तो करके ही उनको दे दो, तो उतनी आपको तकलीफ ऑडिट में बच जाएगी, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे मैं सोसाइटी लेवल पर कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, हाँ, उसमें कुछ भी एक्सपेंसेस मेरे होते हैं, तो हाँ, क्या एग्जम्पशन में ले सकता हूँ? नहीं, एग्जम्पशन किसी भी नहीं। किस चीज़ में एग्जम्पशन चाहिए? इनकम टैक्स में? हाँ, नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी इनकम टैक्स कभी लगता है, क्योंकि अभी आपने एक सवाल भी पूछा था उसमें कि एक्स्ट्रा इनकम क्या क्या हो सकती है सोसाइटी को। एक्स्ट्रा इनकम अभी आपके सोसाइटी के ऊपर टावर लग सकता है, मोबाइल का टावर लग सकता है, अगर रोड टच है तो होर्डिंग्स लग सकते हैं, उसके तरफ से आपको पैसा मिलता है। अगर आपके सोसाइटी में कॉन्फ्रेंस या कम्युनिटी हॉल है, आपका है समझो आपने टेरेस कवर कर लिया है और वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह करने के लिए पार्किंग वगैरह है और आपने उसको रेंट आउट कर लिया, तो उसमें से इनकम मिलता है। टावर, मोबाइल टावर से इनकम मिलता है, इंटरनेट टावर से इनकम मिलता है, होर्डिंग से इनकम मिलता है, लॉन से इनकम मिलता है, और ये जो भी इनकम आपको मिलता है ये सब टीडीएस कट करके मिलता है। तो इसके ऊपर ये अगर आपको एक्स्ट्रा इसमें से इनकम मिला तो वो इनकम टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर स्ट्रेट 30% टैक्स कटता है, 30%। तो कंपनी जो होती है आपको 10% टैक्स टीडीएस कट करके देती है, बाकी का बचा हुआ 20% आपको भरना है। और ये सपोज इनकम है आपका
और बाकी के सब जो बैंक ने TDS काटे ये काटे, तो प्लस माइनस होगा, इतना देना है, इतना लेना है, इतना देना है, इतना लेना है, फिर लेन और देन ये प्लस माइनस करके बचा हुआ जो है तो 40,000 देना है, 26,000 लेना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 14,000 पेड ही करना है। टैक्स लाइबिलिटी 40,000 है और मेरा रिफंड 16,000 है, 26,000 है, तो 14,000 मुझे भरना है। तो इस हिसाब से काम चलता है। ये सब चार्टेड अकाउंटेंट इनको मालूम रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वेकेंट नीचे स्पेस है कुछ, मैंने किसी ऑफिस को रेंट आउट कर दिया सोसाइटी लेवल पर, इससे मेरे को बिलिंग में आता है, टैक्सेबल है। सो वो भी 30% पैट आउटसाइडर, हाँ, टैक्स किसको लगता है? इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, टैक्स किसको लगेगा? सोसाइटी के मेंबर से जो भी रुपया आता है, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे रिपेयर फंड का हो, चाहे ट्रांसफ़र फी का हो, वो टैक्सेबल नहीं है। जो पैसा आउटसाइडर से आता है वो टैक्सेबल होता है, और जो मैंने टैक्स के स्लैब्स आपको बताए उसके अनुसार उसके ऊपर टैक्स रहेगा। अभी आउटसाइडर से अगर पैसा आता है तो 30% दिमाग में फिक्स रखिए, क्योंकि वो 20,000 के ऊपर ही जाने वाला है, वो टैक्सेबल है। अभी आपका समझो कम्युनिटी हॉल आपके मेंबर ने यूज़ कर लिया, नॉट टैक्सेबल। आउटसाइडर ने यूज़ कर लिया तो टैक्सेबल है। ठीक है। उसके बाद अकाउंट में रिसीट पेमेंट अकाउंट होता है, बैलेंस शीट में जो देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट ये भी दिया रहता है, उसमें भी इनकम रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में भी इनकम रहते हैं, एक्सपेंस रहते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बनते हैं, तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि रिसीट पेमेंट जो अकाउंट है वो पूरा एक्चुअल बेसिस पे रहता है। अगर आपने साल भर में किसी को अगर 1 रुपया भी दिया होगा ना, तो भी रिसीट पेमेंट में उसकी एंट्री आने वाली है, वो कैश बुक में आएगा और रिसीट पेमेंट में कहीं ना कहीं आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बैंक का इंटरेस्ट अगर 50 पैसा भी इंटरेस्ट अगर बैंक ने दिया है ना, तो वो बैंक इंटरेस्ट में 50 पैसे की एंट्री आएगी और वो इंटरेस्ट में आपको मिलेगा लेजर में उसका। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल बेसिस है रिसीट पेमेंट में क्या चलता है, जमा खर्च आणि उत्पन्न आणि खर्च पत्रक म्हणतात त्याला। रिसीट पेमेंटला मराठीमध्ये म्हणतात जमा खर्च पत्रक, और इनकम एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। जमा खर्च पत्रक हम लोग चौथी में थे ना, मैं चौथी में था तभी मैंने सीखा था जमा खर्च कसा ठेवायचा, आले किती गेले किती होते किती राहिले किती, बराबर। तो उसमें क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद बैंक का ओपनिंग है, कैश का ओपनिंग है। जो इनकम आते, मेंबर से इनकम आते, कैश से आएगा, बैंक से आएगा, तो मेंबर कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ठीक है। रिसीट पेमेंट में जो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन लिखा है, जो शब्द लिखा होता है, तो वहाँ पे एक हिडन वर्ड रहता है इनटू ब्रैकेट, वो लिखा नहीं रहता, बट दैट इज मेंबर्स कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, उसको बोलते हैं रिसीव्ड। और इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम पार्ट में हेडिंग में अगर मेंबर्स कंट्रीब्यूशन लिखा होगा तो उसके अंदर एक हिडन मीनिंग रहेगा, इनकम मेंबर्स कंट्रीब्यूशन चार्ज और बिल्ड। तो रिसीट पेमेंट में जो पैसा आया है उतना ही मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस मेंबर्स के आए हुए पैसे, बैंक के जो पैसे हैं इंटरेस्ट से आया है, ट्रांसफ़र फीस से आया है, रिपेयर फंड से आया है, दूसरे कोई अगर आपके स्क्रैप सेल्स है या डिविडेंड है या और कोई पार्किंग चार्जेस लेते हो, दूसरे कोई इंसिडेंटल लॉन चार्जेस लिया है, आपने स्विमिंग पूल आपका किसी को यूज़ करने को दिया, अगर टाउन हॉल यूज़ करने को दिया, उसका पैसा आया, सब का पैसा आपके रिसीट पार्ट में दिखता है। उसकी टोटल होती है, वो टोटल में से एक रुपया माइनस हो जाता है। फिर पहला माइनस क्या होगा, रिपेयर मेंटेनेंस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, वाटर चार्जेस जाएगा, रिपेयर ये सैलरी वेजेस जाएगा, सिक्योरिटी सैलरी जाएगा, सीसीटीवी का मेंटेनेंस जाएगा, बराबर है, यूपीएस बैटरी का मेंटेनेंस जाएगा, ऑडिट फी का जाएगा, अकाउंट्स का जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी जाएगा, कन्वेंस जाएगा, पोस्टेज जाएगा, और बाकी के और दूसरे कुछ चार्जेस अगर इंसिडेंटल है तो वो सब चार्जेस कट होते हैं। और बचेगा कुछ, मैं घर का कर्ता पुरुष हूँ, 1 लाख रुपया कमाता हूँ, पिछले महीने का मेरे पास 1,500 रुपये खाली है, मैंने 98,500 खर्च कर डाले,
लास्ट ईयर के लास्ट महीने के मेरे पास 1,500 रुपया है, ये साल के 1 लाख रुपए मिले सैलरी, उसमें से इनका पगार दिया, उसका पगार दिया, लाइट का बिल भरा, बच्चे की स्कूल की फीस भरी, ये भरा वो भरा, मेडिकल का खर्चा किया, सब किया, बीवी को गहने लाए, इमिटेशन ज्वेलरी लाया, साड़ी लाया, ड्रेस लाया, सब लाया, बाद में बचा है 500 रुपया, तो वो आपका रिसीट पेमेंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस था, पैसा आया हुआ, उसमें से पैसा गया हुआ और आखिरी रहा हुआ। अभी इसके ऊपर प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है और जाके बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोनों में अगर फ़र्क पूछेंगे तो सबसे पहले ये फ़र्क होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता, इनकम एक्सपेंडिचर में प्रोविज़न होते हैं, रिसीट पेमेंट में प्रोविजंस नहीं होते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन होता है, रिसीट पेमेंट में डिप्रिसिएशन नहीं होता है। रिसीट पेमेंट में करंट ईयर में जो खर्चा हो गया उतना ही है, आने वाला खर्चा क्या है वो नहीं होता है, आने वाला पैसा क्या है उसका कोई जिक्र नहीं होता है। इनकम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम इनकम एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल टू मार्च, ठीक है, 24-25 का अगर है तो मैक्सिमम इनकम एक्सपेक्टेड और बिल टू द मेंबर्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। उसमें एक्चुअल भी होता है और एक्सपेक्टेड भी होता है। एक्सपेक्टेड क्या होगा, मेंबर्स का बिलिंग किया हुआ पैसा। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, अगर आपके यहाँ 288 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर का 1,000 रुपये मेंटेनेंस है, आसानी से समझने के लिए बोलता हूँ, तो हर महीने का मेंटेनेंस कितना हो गया, 2,88,000। अभी इनकम एक्सपेंडिचर में जब भी हम लोग लास्ट फाइनल में इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो 2,88,000 इंटू 12 ये मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इनकम होगा। अगर 2,88,000 मुझे एक महीने में मिलता है तो 2,88,000 इंटू 12 ये मेरा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस होगा। सेम फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए जो हर महीना आप मेंबर से कलेक्ट करते हो, एक मेंबर से अगर 100 रुपया है तो 288 मेंबर से 28,800 हो जाएंगे, इंटू 12 ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। सैलरी में लास्ट ईयर का जो सैलरी पेड किया है हमने, जो प्रोवाइड में दिखा था वो अप्रैल महीने में पेड हो जाएगा, वो आपके इनकम में रिसीट पेमेंट में जो फिगर दिखी है उसमें से पहले माइनस हो जाता है और करंट ईयर का जो प्रोविज़न है वो ऐड हो जाता है। अभी बहुत बार आपको ऐसा हो जाएगा कि रिसीट पेमेंट में और इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ हेड्स में बदलाव दिखता है अमाउंट में। उसमें जो फ़र्क दिखता है ना, वो फ़र्क दिखने वाले दो लोग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और दूसरे वाटर चार्जेस। इसमें फ़र्क क्यों होते हैं, क्योंकि ये यूनिट बेस पे चलते हैं। ये यूनिट बेस पे सैलरी नॉर्मली नहीं बदलती, नॉर्मली नहीं बदलती। एक बार किसी को रख लिया तो 1.5-2 साल सैलरी नहीं बदलती उसकी। लेकिन लाइट का बिल लास्ट ईयर मार्च जो होगा वो करंट ईयर मार्च में इतना ही होगा कि नहीं बोल नहीं सकते। पानी का बिल का भी वैसा ही है। अगर लास्ट ईयर 2024 में पानी का बिल आपको अगर 24,000 आया है तो ये साल में 26,000 भी आ सकता है या 21,000 भी आ सकता है। तो जितना ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविज़न में डिफरेंस है उतना डिफरेंस आपको रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। तो वो अगर आपको जानना है तो आपको एक सिंपल प्रोसेस करना है कि जो रिसीट पेमेंट में फिगर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की, उसमें से पहले लास्ट ईयर का प्रोविज़न आप माइनस करो और करंट ईयर का प्रोविज़न ऐड करो, तो इनकम एक्सपेंडिचर में फिगर है ना वो मिल जाती है आपकी। ये सवाल जनरल बॉडी में 99 केसेस में एक ऑर्डिनरी जो मेंबर रहता है ना उसके तरफ से पूछा जाता है, ये तुमका अकाउंट टॅली नाही म्हणून विचारतो। ये टॅली इस तरह से होता है और यही नियम सभी एक्सपेंसेस को लागू होता है। तो प्रोविज़न में लास्ट ईयर का प्रोविज़न अगर 10,000 है और करंट ईयर का प्रोविज़न 11,500 है तो रिसीट पेमेंट का सैलरी में और इनकम एक्सपेंडिचर का सैलरी में 1,500 का डिफरेंस दिखेगा। जो भी जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में है उसमें 1,500 ज़्यादा दिखेंगे। बोले अरे इधर इतना दिखाया, इधर ज़्यादा दिखाया, ये क्या है, गलत है। एक आदमी तो मुझे नोटिस भेजा था एक बार कि आपने ये सब अकाउंटिंग गलत की। रजिस्ट्रार के पास नोटिस भेज दिया, उनका मुझे लेटर आया। मैं बोला साहब उसको अकाउंटिंग मालूम नहीं है, जो टेक्निकल बातें जानता है वो सवाल नहीं पूछता है, लेकिन नहीं जानता है तो ये उसका आंसर है। प्रोविज़न में बदल है तो प्रोविज़न में फ़र्क क्यों है। बोला साहब अरे लास्ट ईयर का जो सैलरी था उसने ये साल बढ़ा के मांगा है तो नवंबर से उसकी सैलरी बढ़ गई, तो मैं क्या करूँ। सैलरी बढ़ गई तो मुझे उसकी बढ़ी हुई सैलरी देनी है, लास्ट ईयर जैसी नहीं दे सकता। तो प्रोविज़न में फ़र्क आया और वो अकाउंट है वो जो अप्रैल महीने में सेटल हो जाएगा पेमेंट करने के। तो ये दो बातें याद रखिए क्योंकि ये आपको सवाल हमेशा आने वाले हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं
इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाते हैं, अभी किसी को अकाउंटेंट को ये मत बोलना हमने ट्रेनिंग लिया है, नहीं तो बोलेगा भला किसके पास से ट्रेनिंग लिया है, सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझे। आप तो 100% अगले साल अकाउंटेंट को सवाल पूछने वाले हैं। उनका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है ना, जो सॉफ्टवेयर पे पूरा डिपेंड रह के अकाउंट बनाते हैं, सब सॉफ्टवेयर ही करता है, मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है। इस तरह से जो अकाउंटिंग होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे करने के लिए। उनका 2024 में दिखता है सरप्लस 2,60,000 और 25 का बैलेंस शीट आता है, उधर डेफिसिट दिखता है 1,60,000। ये कैसे हो सकता है? एक सोसाइटी को इतना डेफिसिट या इतना सरप्लस तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंटिंग जो होती है, तो अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस करके प्रकार रहता है। मराठी में उसको बोलते हैं हम लोग महसूली खर्च आणि भांडवली खर्च। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डे टू डे आपके एक्सपेंसेस, जिसकी वैलिडिटी या जिसकी उम्र 365 दिन है, उसका क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एक्सपेंस में जाता है। और ऐसा कोई एक्सपेंस कि जिसका लाभ या जिसका बेनिफिट हम लोगों को 4-5 साल से मिलता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में बोला कि ये 5 साल में एक बार देनी है, तो एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट देने के बाद उसकी जो फीस है हमें 5 साल में एक बार देनी होती है। पेंटिंग का काम समझो आपने किया, तो पेंटिंग का काम रोज तो नहीं होता है, साल में एक बार नहीं होता है। आपने अगर अच्छे कंपनी का अच्छा कोट लगाया तो कम से कम 7 से 8 साल पेंट चलता है आपका, बाद में आप साफ सफाई करके लेते हो तो पेंट अच्छा रहता है। प्लास्टरिंग का काम किया तो प्लास्टरिंग कम से कम 10 साल चलता है। ड्रेनेज लाइन का काम किया, ड्रेनेज लाइन 7 से 8 साल चलती है। मीटर बॉक्स का काम किया 15 साल चलता है। टेरेस अगर आपने काम किया टेरेस शेड का, तो टेरेस शेड 8 से 10 साल आराम से चलती है, ठीक है। पानी की टाँकी का काम किया, नया टाँकी अगर इंस्टॉल किया तो उनका गारंटी 10 साल का रहता है। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंस भी जाते हैं। तो गलती कहाँ पे होती है? इस तरह से फ़र्क दिखता है, ऐसा ये तराजू है, बैलेंस होता है ऐसा, इतना ही फ़र्क दिखेगा, ऐसा 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 इतना ही चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग एक 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार इतना डेफिसिट हो सकता है, लेकिन किसी भी सोसाइटी को 3 लाख 4 लाख ऐसा डेफिसिट कभी नहीं होता है। अगर ऐसा डेफिसिट आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो समझना कि इसका प्रेजेंटेशन गलत है। कैपिटल का कोई आइटम अगर रेवेन्यू एक्सपेंस के एक्सपेंस पार्ट में आ गया तो वो इम्बैलेंस हो जाती है बैलेंस शीट। सुपर सरप्लस या सुपर डेफिसिट ये कंसेप्ट इसमें नहीं होते। बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस में सीधा लॉस हो सकता है, सीधा लॉस हो सकता है। यूनिट्स आपके सब बर्बाद हो गए, आपने कुछ बैच बनाई थी, बैच की बैच पूरी ख़राब हो गई, ये हो सकता है। किसी ने आपको गवर्नमेंट ने पेनल्टी मारी किसी चीज़ के लिए तो वो लॉस में चला जाएगा, लेकिन सोसाइटी लेवल पे ऐसे लॉसेस नहीं होते। तो वो आपकी बैलेंस शीट बनाते हुए आपने याद रखना है। बैलेंस शीट में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिए और लिख भी लीजिए आपके पास अगर लिखना है तो। बैलेंस शीट में क्या होता है, लोग कैपिटल एक्सपेंस कर जाते हैं, बराबर है, लेकिन उसके पोस्टिंग गलत होते हैं और हम लोग डिप्रिसिएट करते हैं कैपिटल एक्सपेंस को, बराबर है। सपोज अभी आपने वाटर पंप के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला था या सीसीटीवी के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला था, जो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं यूपीएस सिस्टम के लिए जो कंट्रीब्यूशन निकाला था, अभी आपके यहाँ बैटरी डीजल यूपीएस ये तो हमेशा चलते रहेंगे, तो एक्सपेंस आता ही रहेगा। इसके लिए अगर कंट्रीब्यूशन निकाला है और इसके अगेंस्ट आपने अगर खर्चा किया है तो उसके ऊपर आप खर्चे के ऊपर जो एसेट में दिखा के उसमें से डिप्रिसिएशन निकालते हो, और डिप्रिसिएशन ये इनके दिमाग में फिट रहता है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। ये सब 11वीं से लेकर बीकॉम एमकॉम तक वही होता है, लेकिन कहाँ से पैसा लिया था, कहाँ पे खर्चा किया है, फंड के सामने अगर खर्चा किया है तो उसका डिप्रिसिएशन वो फंड से माइनस होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा डिप्रिसिएशन आएगा? प्रिंटिंग ये इसका आएगा, वाटर पंप का आएगा 100%, क्योंकि वाटर पंप की जो कॉस्ट है वो 20,000 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रहती है, तो उसका 15 या 20% डिप्रिसिएशन रहता है, वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर झेल सकता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंसेस है, यूपीएस बैटरी है, यूपीएस का आपको जो लाइफ रहता है गारंटी रहती है
वो 2.5 साल की या 3 साल की रहती है, तो उसकी जो एसेट्स है वो 3 साल में डिस्पोज ऑफ बैलेंस शीट से होनी ही चाहिए। लेकिन जब भी वो डिस्पोज होती है वो इनकम एक्सपेंडिचर से डिस्पोज राइट ऑफ करके नहीं करनी है। जो फंड आपकी लाइब्रेरी में बैठा है, लाइबिलिटी साइड में बैठा है, वहाँ से उसको डिस्पोज करना है। अगर आपने समझो रिपेयर फंड का कंट्रीब्यूशन किया, मेजर रिपेयर फंड, अभी समझो 10-15 साल के बाद आप अगर मेजर रिपेयर फंड करते हो, या आप 2 साल के बाद अगर पेंटिंग का काम निकालते हो, तो आप पेंटिंग फंड शुरू करना चालू कर देंगे बैलेंस शीट में, और पेंटिंग का एक्सपेंस भी दिखाएंगे। तो जो फंड है ना आपका बैलेंस शीट में, अगर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे आती, मेल पे आती, अगर आप मेंटेनेंस बढ़ाना चाहेंगे ना, तो कोई जिसको अकाउंट्स की मालूमात नहीं रहेगी ना, बोलेगा अरे इतना सारा फंड तो पड़ा है तुम्हारे लाइब्रेरी में, फिर पैसा क्यों मांग रहे हो? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए भी है। हाँ, तो उसमें क्या होना चाहिए, मैं आपको एक बैलेंस शीट का एग्जांपल भेज दूंगा, तो ये जो मैंने आपको बोला ना बात, तो सब पता चल जाएगी कि जो फंड निकाला हुआ है ना, वो अगर फंड यूज़ किया है तो आप एसेट में एक हेड बना दीजिए कैपिटल एक्सपेंसेस करके। अभी एसेट में कैपिटल एक्सपेंसेस पहला कौन सा आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग में लोग बदलाव नहीं दिखाते, लेकिन होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन निकालो, लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है, उसमें एप्रिसिएशन होता है। अभी पलावा में आपने 10 साल पहले जो फ्लैट लिया था उसकी कीमत 30,000 रुपया है, 30 लाख रुपया थी। अगर आज लेने जाएंगे तो 45 लाख से, तो मुझे बताइए डिप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन? हाँ, सेम ही है। हाँ, तो अलग है, फिर आप लिमिटेड एडिशन हो गए। तो मैंने सबको वीडियो भी भेजे। अभी ये साहब का लेक्चर चल रहा था तो मैंने फ़ोटो भी, तो आपका ऊपर ये इन्होंने मुझे फ़ोटो निकाले मेरे, तो मैंने फ़ोटो भेजे भी यार। बोले यार देख, मैं तो एकदम आज जन्नत में आया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो अभी आगे जाके मैं भी पलावा वासी होने की मेरे दिमाग में चल रहा है ये सब। इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं मॉर्निंग में उठ के वॉक में चला जाता हूँ, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, पलावा में ही पलता रहूँगा मैं। फिर नाइट में भी आते हैं। नहीं, अभी एक काम करते हैं, जिस दिन संडे के दिन में अगर सपोज थोड़ा वक्त निकाल के ना 6 बजे ही निकल जाता हूँ वहाँ से, आपके यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ा गप्पा शप्पा करते हैं, और फिर 1-1.5 घंटा मेरा कराओके का स्पीकर वीकर सब लेके आता हूँ, धमाल मस्ती करके वापस चले जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग ऐसे भी इधर उधर जाके सब आउटडोर में प्रोग्राम करते हैं, तो ऐसा आपके यहाँ भी वो ऑप्शन हो सकता है। सर एक क्वेश्चन, हाँ, जैसे आप बैलेंस शीट का बना रहे हैं, हाँ, अगर हम लोग सीपेज हुआ है, हाँ, ठीक है, वो रिपेयर मेंटेनेंस कितना खर्चा है? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का है, ठीक है। तो क्या मैं असेट में बताऊँ कि मेरा सीपेज का असेट 1 करोड़ रुपीज़ है, और धीरे धीरे वो उसको सीपेज का जो खर्चा है, तो खर्चे का लाइफ कितना बताया? 15 साल का। तो उसका 6% डिप्रिसिएशन आएगा, 7%, 6 to 6.5% इनकम एक्सपेंडिचर से डाला। हाँ, 10 साल का वारंटी दिया ना, तो हर साल उसका फिर 10% उसमें से कटता रहेगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में। एसेट वो सीपेज या फिर आपने ये किया होगा ना, क्रैक फिलिंग का एक्सपेंसेस डालकर, वही आएगा सीपेज। आपने जिस कैपिटल एक्सपेंस है, मैंने वही बोला ना कि जिस एक्सपेंस का लाभ आपको 5 साल से ज़्यादा मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। अभी समझो आपने ये पैसा दिखा दिया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंस है, अगेंस्ट आप ब्रीच ऑफ रूल करेंगे, आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, उतना इनकम तो नहीं रहेगा, फिर वो एकदम ऐसा नीचे लुढ़क जाएगा, फिर वो डेफिसिट बनेगा वहाँ पर। इसमें जो हमने खर्चा किया था, तो हमने रिप्लेसमेंट फंड जमा किया था इतना सालों के करे करके, तो उसके सामने दिखाई गई है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अभी उसमें से अभी क्या है मालूम है, अभी इसका डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले वही बात की कि जो फंड कंट्रीब्यूशन करके आपने अगर कुछ एक्सपेंस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन वो फंड से ही माइनस होना चाहिए। तो अभी इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, तो दोनों बाजू से वो खर्चा बैलेंस शीट में ही माइनस होते जाएगा। तो 70-80 लाख रुपये खर्चा किया, मेरा कैश का कम हो गया, मतलब कैश में कम हो गया, तो मेरे को सामने यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अभी क्या करिए, समझ गया, अभी क्या करिए कि जो आपने सीपेज का 1 करोड़ रुपया खर्चा किया ना,
बैलेंस शीट में आप कैपिटल एक्सपेंस भी दिखा दीजिए। उसका जो लायबिलिटी में रिपेयर फंड आपने निकाला होगा ना, तो उसमें से नीचे कैपिटल कंट्रीब्यूशन फंड करके एक नीचे बता दीजिए आप बैलेंस शीट में, और वहाँ का रिपेयर फंड का पैसा माइनस होके कैपिटल फंड यूज फॉर सीपेज करके नीचे डाल दीजिए। तो इसमें से रिपेयर फंड में से यूज रिपेयर फंड जो बचा हुआ नहीं पता चलेगा ना, आपके पास एक्चुअल रिपेयर फंड कितना बचा है वही दिखाना है आपको। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसमें बैलेंस शीट में अगर रिपेयर फंड है 1 करोड़ रुपया आपने लिया हुआ और उसको अगर यूज़ कर लिया, तो आप नीचे कैपिटल कंट्रीब्यूशन फंड करके एक हेड बना दीजिए और उसमें ये डाल दीजिए कि रिपेयर फंड यूज फॉर क्रैक फिलिंग एक्सपेंसेस।